गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों थोड़ा सा आप लोग का वीडियो बनाने में लेट हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अब आपका वीडियो टाइमली जाएगा। आज हम लोग नागरिक पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। बच्चों इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि हमारा संविधान का क्या मूल्य है। पहला पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि हमारा संविधान कैसे बना, और इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या मूल्य दिए गए हैं और हमारा संविधान किस तरीके का है। हम लोग इस चैप्टर से यही जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आप लोग देखिएगा मेरे साथ और पढ़िएगा। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के कल्याण और सतत विकास का आश्वासन देता है। बच्चों हमारा जो संविधान है वो सभी नागरिकों के लिए सतत विकास मतलब होता है बच्चों सभी तरफ से विकास का आश्वासन देता है। संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात कई आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इनकी झलक हमें प्रस्तावना में दिखाई देती है। बच्चों पता है आप लोगों को हम लोग का प्रस्तावना क्या है? भारतीय प्रस्तावना नहीं मालूम? चलिए ठीक है, हम आप लोगों को अभी बताएंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा प्रस्तावना जो है वो किस तरीके का है। बच्चों भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत संक्षिप्त है, संक्षिप्त मतलब छोटी है, आकर्षक है, यूँ शब्द चयन की दृष्टि से सार गर्भित है। मतलब थोड़े ही शब्दों में बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। बच्चों चलिए आप मेरे साथ बोलिएगा भारत का प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों ये हम लोगों का प्रस्तावना है। तो हमारे प्रस्तावना में जो मूल्य निर्धारित किए हैं हम लोग उसको जानेंगे। पहला मूल्य है हम लोग का संप्रभुता। बच्चों संप्रभुता क्या है इसको हम लोग जानेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। बच्चों इसका अर्थ होता है कि भारत के आंतरिक और वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। अर्थात भारत पर किसी भी देश का आंतरिक दृष्टि से या बाहरी शक्ति का कोई भी दबाव नहीं है। किसी भी देश का भारत पर कोई दबाव नहीं है। भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये बच्चों संप्रभुता में बताया गया है। अच्छा आप लोगों का ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो आप लोग बता सकते हैं कि भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बच्चों समाजवाद। समाजवाद से क्या तात्पर्य है? बच्चों यह बिना भेदभाव समाज के सभी सदस्यों के हित का कार्य करना समाजवाद है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब आएंगे बच्चों हम लोग धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष में। भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ पर विशेष प्रोत्साहन नहीं देता है और ना ही किसी के धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है।
धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो बच्चों, हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है। इसमें बताया गया है कि किसी भी विशेष धर्म को ना तो बढ़ावा देता है और ना ही उसकी उपासना है। मतलब आप चाहे कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, पूजा पाठ कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप किसी विशेष धर्म को ही माने। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र का तात्पर्य है राजशक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाना। मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश कैसे? पहले बच्चों भारत पर शासन चलता था, मतलब राजा शासन करता था। ठीक है, वही खुद का, फिर उसके बाद राजा अगर मान लो नहीं गद्दी छोड़ता तो उसका बेटा शासन करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि लोकतांत्रिक सा है। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है बच्चों जनता द्वारा चुना गया। मतलब जो जनता द्वारा, जैसे हम लोग वोट देते हैं ना, वोट दे के अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि हम लोगों का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जनता के द्वारा चुना। जनता चाहेगी तो उनको जिता सकती है और जनता न चाहे तो उनको हरा भी सकती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। राज्य का अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। प्रत्यक्ष तरीका में राज्य में के अध्यक्ष को जनता चुनती है, लेकिन जब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है तो यह अप्रत्यक्ष तरीका होता है। बच्चों, भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद होता है और राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। और आप लोगों को बता दें कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र राज्य घोषित हुआ था। गणतंत्र मतलब इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आप लोगों का एक क्वेश्चन है अभी कि वर्तमान का राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम लिखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे न्याय। बच्चों, हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय में अभिप्राय है नागरिकों के बीच जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरी के अवसर सभी लोगों के लिए समान रूप से प्राप्त हों। उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो। मतलब आप कानून की दृष्टि से आप सब समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है। बच्चों, पहले होता था कि पुरुषों और स्त्रियों में समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता था, स्त्रियों को कम मिलता था, भले ही वो पुरुषों के बराबर काम करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। यही हम लोगों का न्याय है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने पसंद के धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कोई आपको बाध्य नहीं करेगा। आप चाहे किसी की भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन हाँ, वो भाषण गलत नहीं होना चाहिए। देश की एकता एवं अखंडता पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे समानता पर। समानता मतलब समानता आप लोगों को शब्द से ही समझ में आ गया होगा कि बराबर। समानता से अभिप्राय है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। सभी नागरिक केवल अपनी क्षमता, गुण और प्रतिभा के अनुसार सभी लोक पद, सम्मान
और स्थान समान रूप से पाने के हकदार हैं। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश सबके लिए सुलभ है। समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी फलीभूत होंगे जब सभी भारतीयों में बंधुता की भावना होगी, मतलब भाईचारे की भावना। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की जो गारंटी दी गई है और सामाजिक तथा आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो निर्देश सिद्धांत बताए गए हैं, उनका उद्देश्य भी है भाईचारे को बढ़ावा देना। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों व्यक्ति की गरिमा। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कोई भी हो। आत्मसम्मान के साथ जीने का हक सबको होता है। बंधुता में व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढ़ावा देने की आशा की गई है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि मूल अधिकार अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। अब हम लोग बच्चों जानेंगे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र की एकता व अखंडता सुरक्षित रहे। इसलिए बच्चों अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता को एकता व अखंडता की रक्षा करें। ऐसे मामले जो राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए खतरा बने, सभी नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे सभी भेदभाव को भुलाकर तथा अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर उनका सामना करें। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है और आप लोग इसे लिखिएगा और याद करिएगा। अब आप लोगों को जल्दी से जल्दी सारा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।